Hello, this is Snehal Srivastava, and in this session, we will be discussing the Hindu newspaper analysis. Now, आज के न्यूज़पेपर में कोई भी ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं नज़र आ रही है। ये कुछ केसेस हैं जो पुराने केसेस इसरो के साइंटिस्ट पे चल रहे थे। उसमें जो इसरो के साइंटिस्ट थे नंबी नारायण जी, उनको सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी गई है। फिर गैंगस्टर ब्रार जो है वो मूसेवाला की किलिंग के लिए यूएस में पकड़ा गया। तो ऐसी न्यूज़ जो है बहुत ढेर सारी है जो कि हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद मतलब कि वही है कि लोगों के ऊपर वो लगाए जा रहे हैं एलिगेशंस की पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए हैं, मैनिपुलेट हुए हैं, है ना, एमसीडी पोल्स। तो आजकल क्योंकि इलेक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में, तो फिर मतलब दिल्ली में, तो फिर इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो कि हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, कैंपेन के बारे में न्यूज़ है ना। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सीज ज़्यादा नज़र आएंगी आज के न्यूज़पेपर में। फिर इसके बाद कुछ एडिटोरियल्स हैं हमारे। एडिटोरियल में हम देख सकते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी को लेकर फिर से एक बार और न्यूज़ में है। डेली का चल रहा है क्योंकि अभी अभी प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, तो वो हमेशा चलता रहेगा। इंडिया के लिए प्राउड की बात है, हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा अपोजिशन पार्टीज़ को छोड़ करके। जैसे अभी कुछ कांग्रेस ने इसकी बुराई भी करी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट या ऐसा कुछ बोला है, न्यूज़ में है आज के, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फ़िलहाल ये बहुत ही बुरी बात है कि हमारे यहाँ की ही पार्टीज़ इंडिया की ही जीत को, इंडिया के इतने बड़े लेवल को जो है वो डिफेम करने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नहीं है। तो देखिए इस आर्टिकल में न्यू डोज इंडियन पॉलिटिक्स नीड्स अ डोज ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटलिज्म, मतलब कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो नए एक्सपेरिमेंट्स चाहती है। ओवरऑल रिफॉर्म्स की बात यहाँ करी जा रही है इन अनदर वे, है ना। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे लेस्बियन ट्रांसजेंडर की जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स एड्रेस होने चाहिए, ट्राइबल्स के राइट्स को एड्रेस करना चाहिए, इक्वालिटी प्रमोट होनी चाहिए, है ना। और जो एक देखा जा रहा है कि जिस तरह से क्लाइमेट भी बदलता जा रहा है, तो लोगों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करने की बात करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्रीबीज़ को दे करके इलेक्शन जीतने की बात होती रहती है। तो इस तरह के जो लोगों को मतलब बहकावे या फिर कह सकते हैं हम कि लालच दे करके वोट लेने की जो बात है वो सब ख़त्म हो जानी चाहिए। और मतलब नए एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, नए रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इसका जो पर्पज़ है वो ये बताना है कि क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो हम रिफॉर्म्स को लेकर के जब इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें रिफॉर्म्स की बातें भी कर लेंगे। यहाँ पे फिर जैसा कि G20 वाला है तो वो हम लोग हर रोज़ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो फिर डेली डेली एक ही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आता है कनेक्टिंग इंडिया ईस्ट विद इंडो पैसिफिक, मतलब कि इंडिया को ईस्ट से कैसे जोड़ा जाए और इंडो पैसिफिक रीजन से कैसे जोड़ा जाए। इंडिया किस तरह से इंडो पैसिफिक में एक मतलब बड़ी पावर बन के इमर्ज हो सकता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि चाइना बार बार इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरवीन कर रहा है और चाइना चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो। वहाँ पे वो जिस तरह से इंडिया यूएस ने उत्तराखंड में मिलिट्री एक्सरसाइज करी, युद्ध अभ्यास, तो उसी तरह से अब चाइना क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी और रशिया के एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स को उड़ा रहा है। तो मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि हम यहाँ पे अपने मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री को वो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आएगा तो मतलब इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन हर कंट्री, हर नेशन ये चाहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक पावर बन के रहे, और क्योंकि प्रॉपर जो गवर्नेंस है वो इंडिया को ही आता है। चाइना तो एक काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट है जहाँ पे एक ही पार्टी हमेशा रूल करती है। तो ये वाली बात आ जाती है। इस वजह से लोग इंडिया को चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ही गवर्न करे, इंडिया ही मतलब वहाँ की देखभाल करे, वहाँ के सारी चीज़ों को मैनेज करे, ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसको लेकर के, तो वैसे केसेस जो है ब्लास्ट हो रहे हैं, इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये सब डेली बेसिस पे होते हैं। अभी डेली अगर हम कवर करना शुरू कर दें तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, है ना।
तो इस वजह से ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग स्किप कर दिया करते हैं और उनको ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं कि किस तरह से गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। ना एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जी का कहना है, जगदीप धनखड़ जी, इनका कहना है कि जुडिशरी मतलब कि इन्होंने जुडिशरी की पावर को क्वेश्चन किया है कि क्या वो अमेंडमेंट को अंडू कर सकता है या नहीं। मतलब जैसा कि अभी हमने देखा था कि जुडिशरी के खुद के में ही इंटरवीन किया गया, कॉलेजियम सिस्टम को गलत ठहराया गया और बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा आया। फिर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहरा दिया, लेकिन स्टिल अब उसको ये किया जा रहा है कि एनजेसी को दोबारा से लागू किया जा रहा है। तो इस पर जगदीप धनखड़ जी, मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का कहना है कि क्या जुडिशरी इतनी वीक हो गई है कि वो अमेंडमेंट्स को अंडू नहीं कर सकती। और ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 में बोला गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 145 का क्लॉज 3, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, जब भी कोई लॉ को लेकर के क्वेश्चन अराइज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसका जवाब देगा। मतलब उसको इंटरप्रेट करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और वही जो है फाइनल मानी जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि आई एम स्टार्टर्ड, मतलब वो शॉक्ड हैं ये देख करके कि पार्लियामेंट में इस पे लेकर के कोई बात नहीं हुई और पार्लियामेंट से जो एनजेसी निकल करके आया है उसको लागू भी किया जा रहा है। तो कॉलेजियम सिस्टम को क्यों यहाँ पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्यों वो अमेंडमेंट जो है एनजेसी जो लाया गया है उसको ख़त्म करना या फिर कह सकते हैं रोक लगा देना की पावर क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया 145 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कि अगर कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर रही है। अब बेसिक स्ट्रक्चर कैसे यहाँ ख़राब हो रहा है? क्योंकि बताया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट है ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं। तो अगर उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस आता है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का इंटरफेरेंस आता है जुडिशरी में, तो फिर जुडिशरी अपनी पावर का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी आने वाले टाइम में। अगर उनको जजेस को नियुक्त करने में एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल रहता है या नॉर्मल पब्लिक या फिर लेजिस्लेचर का कोई रोल वहाँ पे आता है, तो जुडिशरी सोचेगी कि मुझे लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे फिर एक ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आ रही है। और इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन जगदीप धनखड़ जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने उठाया और बिल्कुल सही बात बोली भी है इन्होंने। अभी इसी के साथ साथ देखा गया है कि जो मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन पे भी बात करी गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आपने फिक्स टेन्योर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को फिक्स टेन्योर नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब ये जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, इन बॉडीज़ की जो एक हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंसी है, उस पर क्वेश्चन उठता है और वो इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं जब उनमें एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कोई रोल, पार्लियामेंट में उनकी नियुक्ति का कोई रोल होता है, तो है ना, मतलब कि उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, खुद से वो डिसाइड करें कि उनमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और हाँ, इसके बुराइयाँ भी हैं, अगर वो खुद से डिसाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने ही जान पहचान वालों को ही हमेशा नियुक्त करेंगे, हमेशा अपने अपॉइंट करेंगे, तो वो भी एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक बुराई ज़रूर है, कौन सा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि उनका काम जो है वो काम तो हो रहा है ना, वो अकाउंटेबल तो है ना, कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको काम सौंपा है कि भाई आपको जो है इलेक्शन कमीशन को पूरा ध्यान से देखना है, इलेक्शंस को प्रॉपरली कंडक्ट कराना है, तो वो तो हो रहा है। तो हम मेन क्या है, हमारे लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनकी इंडिपेंडेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो वो लोगों के वेलफेयर में काम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते और फिर वो हमारे मिनिस्टर्स के और पार्लियामेंट के दबाव में आकर के अपने डिसीजन को हमेशा अमेंड करते रहेंगे इन फेवर ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियंस। तो फिर ये एक गलत हो जाएगा, चाहे इलेक्शन कमीशन को देख लें या फिर सुप्रीम कोर्ट को देख लें। इन सब चीज़ों में आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ही पार्लियामेंट का और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का इंटरफेरेंस हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कुछ हम देखते हैं। तो इसमें निकला है कि गुजरात ब्लास्ट कांग्रेस फॉर स्लेव मेंटालिटी, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ढेर सारे चलते रहते हैं। मतलब सॉरी, आई मीन कि इस तरह के आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और इन ये सब पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जहाँ पे कोई एक नेता किसी को कुछ बोलेगा, दूसरा नेता किसी को कुछ बोलेगा, तो ये कोई मतलब चलता रहता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फिर से यहाँ पे इंडिया G20 की मीटिंग के वेन्यू के बारे में बातें आ गई कि G20 वेन्यू को जो है एक मतलब कि कुछ दिनों के लिए मतलब हर जगह पे उनको लाइटनिंग कर दिया जाएगा, लाइट वहाँ पे जलती रहेगी, वो एकदम सजे रहेंगे। जितने भी इंडिया के मतलब कि क्या कहते हैं उनको, हेरिटेज मोन्यूमेंट जो है हमारे इंडिया के, वो सारे कुछ दिन तक के लिए चलते रहेंगे, क्योंकि G20 की मीटिंग मतलब कि G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में आई है। अब टूरिस्ट आए हैं, वो उन जगह को घूम रहे हैं जो इंडिया की हेरिटेज साइट्स हैं, तो फिर उनको अच्छा लग रहा है। बस यही सारी बातें हैं जो यहाँ पे करी जा रही हैं, है ना। फिर यहाँ पे ये मैंने बताया कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हाई वोल्टेज ड्रामा, मतलब कांग्रेस का कहना है कि ये ड्रामा है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक ड्रामा है। तो फ़िलहाल मुझे देख करके काफ़ी बुरा लग रहा है कि इंडिया के ही एक पार्टी जो है इंडिया के लोगों से ही मिलके बनी, और वो उसका ये कहना है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एक ड्रामा है। मतलब इंडिया ग्लोबल लेवल पे बड़े 20 देशों में अब एक प्रेसिडेंट के रूप में निकल के आया है, जहाँ पे US उसको दोस्त मान रहा है, बाकी अदर नेशंस भी उसको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, और उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल मीन्स को फुलफ़िल करने के लिए बस यहाँ पे अब मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया की बुराई कर रही है। तो ये काफ़ी शर्म की बात है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे ऐसी ही सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि उतनी ज़्यादा नॉट सो इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अवर UPSC प्रिपरेशन। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं आज के दिन।